हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे वाया सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है वो है आपको डिफाइन करना है बार्टर सिस्टम एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो बार्टर सिस्टम वो एक्सचेंज सिस्टम होता है जहाँ पर जो गुड्स एक्सचेंज होते हैं वो गुड्स के बेसिस पर होता है, मतलब यहाँ पर मनी का कोई रोल नहीं होता है। जैसे आप एक चीज़ देकर दूसरी ही चीज़ ले रहे हैं इन रिटर्न, जैसे आप AC देकर कार परचेज़ करें या कार देकर आप AC परचेज़ करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गुड्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ना कि मनी का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वो सिचुएशन होती है या वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहाँ पर जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पोजेशन है, मतलब ओनरशिप है उन गुड्स की जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं विलिंगली। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखिएगा, विलिंगली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स। जैसे कि AC और कार को एक्सचेंज करना है तो अब AC वाले के पास AC की ओनरशिप है और कार वाले के पास कार की ओनरशिप है और वो विलिंग है एक दूसरे को अपने अपने गुड्स देने के लिए ताकि उनकी जो वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। Now your second question is what common medium of exchange exist in CC economy। तो CC economy के बीच में कोई भी common medium of exchange नहीं exist करता है like money। क्यों? क्योंकि इस इकोनॉमी में जो गुड्स होते हैं वो गुड्स के बदले ही एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन विद रीज़न। ठीक है, तो येस जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है वो प्रिंसिपल फीचर है ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि इस इकोनॉमी में जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं गुड्स के बेसिस पर, जैसे AC और कार एंड AC, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ। और देयर इज़ अ नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीशा है, उसने एक आइसक्रीम बाय करी है फ्रॉम ग्रॉसरी शॉप फॉर ₹20 और एट द सेम टाइम शी सेल्स द पैकेजिंग मटेरियल्स टू दैट ग्रॉसरी शॉप फॉर ₹200। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा गया तो जो सेल एंड परचेज करी जा रही है अमीशा के थ्रू वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड करती है प्लस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स भी इंक्लूड करती है। सो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स विद रीज़न। तो आंसर विल बी फॉल्स। ये ना बार्टर सिस्टम इंक्लूड करती है ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इंक्लूड करती है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन मीडियम यूज़ हुआ है, दैट इज़ मनी का यूज़ हुआ है, ना कि जो गुड्स हैं वो गुड्स के बदले सेल्स एंड परचेज किए गए हैं। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर फर्स्ट आपका आ जाता है, इसमें मनी डिफाइन करना है। तो मनी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट्स एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिएट मनी। तो फिएट मनी वो मनी होता है जो इशूड होता है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि आपके कॉइन्स आ गए, बिल्स आ गए, एंड ये जो मनी होता है it have to be accepted by the firms and the individuals and the society। नेक्स्ट है आपका फिड्यूशियरी मनी। तो फिड्यूशियरी मनी जो होता है ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर डिपेंड करता है। इसमें जो पेयर एंड पेई होता है इनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है जिसके बेसिस पर ये लोग एक्सचेंज करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, पेपर मनी, बैंक नोट्स, चेक्स। तो ये सारे फिड्यूशियरी मनी के एग्जांपल हैं जहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक काइंड ऑफ टोकन या लीगल टेंडर्स का रोल प्ले करती हैं ताकि वो मनी को एक्सचेंज कर सकें एंड गेट द सेम वैल्यू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फुल बॉडीड मनी। ये कॉइन्स के टर्म्स में देखा जाता है जहाँ पर जो कमोडिटी वैल्यू है वो इक्वल होती है मनी वैल्यू के, जब और जहाँ से और जिस टाइम वो इशू हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी हमारे जैसे हो गए, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे आ जाते हैं जैसे कि बॉन्ड्स आ गए आपके, ठीक है, आपके मनी मार्केट अकाउंट्स आ गए, IOUs आ गए। ठीक है, तो ये वो फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो मेच्योर होती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी रीपेड इमीडिएटली। ठीक है, क्रेडिट मनी मतलब एक तरीके का उधार दिया है डिपॉजिटर्स ने बैंक को जो उनको रीपे होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा
आ जाता है बैंक मनी, इसको हम कमर्शियल बैंक मनी भी बोलते हैं या डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है या जो ओनर होता है वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से विदाउट आस्किंग द बैंक वो जो फंड्स हैं वो विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द बैंक विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और द बैंक। ठीक है, जैसे कि आपका एटीएम आ गया, चेक्स आ गए, इसमें बैंक ड्राफ्ट्स आ गए, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका ये बोलता है कि जो इंट्रोडक्शन है, जो मनी इंट्रोडक्शन ऑफ मनी जो हुआ है उसमें जो मेजर ड्रॉबैक हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स और बार्टर सिस्टम के, उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है विद रीज़न। तो येस, जो मनी के आने से जितने भी ड्रॉबैक्स हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के और बार्टर सिस्टम के, वो रिमूव हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मनी को एक कॉमन मीडियम बताया गया है एक्सचेंज का, प्लस इसमें जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो ड्रॉबैक होती थी कि जो सेलर की मीट बायर और बायर की नीड सेलर से मैच जब तक नहीं होती तब तक ट्रांजैक्शन आकर नहीं हो पाएगा। तो मनी के आने से ये वाला एक लिमिटेशन, ये वाला एक ड्रॉबैक हटा है। ठीक है, प्लस ये एक कॉमन मेजर है जिसके बेसिस पर हम गुड्स की वैल्यू मेजर करके पेमेंट करते हैं, हम गुड्स की वर्थ के हिसाब से पेमेंट करते हैं। प्लस जो मनी है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, जो बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस और वॉन्ट्स में हम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए बोला गया है कि मनी के आने से जितने भी ड्रॉबैक्स थी बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस और वॉन्ट्स की, वो रिमूव हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चेक है वो फिएट मनी है या फिड्यूशरी मनी है? तो जो चेक है वो फिड्यूशरी मनी है, क्योंकि ये एक बेसिस ऑफ ट्रस्ट के बेसिस पर दिया जाता है और ना कि एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के बेसिस पर। नेक्स्ट आपको बताना है कि मनी जो है वो डायनामिक फैक्टर क्यों है? क्योंकि इसने बूस्ट दिया है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको ये बताना है कि क्यों जो मनी है जो मनी है वो कैसे फैसिलिटेट कर रहा है या हेल्प कर रहा है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी के थ्रू ही हम जो सेल कर सकते हैं और जो परचेज़ कर सकते हैं, हम कहीं पर भी कर सकते हैं एट एनी टाइम 24/7 हम कहीं पर कभी भी कर सकते हैं ईजीली। हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बायर और सेलर का दोनों का ही होना आमने सामने ज़रूरी है, या जो हम परचेज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का होना भी हमारे सामने ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो हम एनी टाइम फ्रॉम एनी प्लेस हम सेल या परचेज़ कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी की। Now in next question you have to explain why the measurement of money was very difficult in the barter system of exchange। क्यों? क्योंकि there is no common unit of value। इसका सेकंड पार्ट ये आ जाता है कि फिनेंशियल मार्केट के इमरजेंस की वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो फिनेंशियल मार्केट फंड्स ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और जो परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, इसकी वजह से फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है मार्केट में। ठीक है, जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो गया एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो गया है। Now in your next question you have to define what is money supply and what is M1 measure of money supply। तो मनी सप्लाई वो टोटल क्वांटिटी या स्टॉक ऑफ मनी होता है जो मार्केट में करंट टाइम पीरियड पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें किस किस का स्टॉक ऑफ मनी इंक्लूड नहीं करता है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि ये लोग सप्लायर्स हैं, मतलब पब्लिक के अमाउंट की टोटल क्वांटिटी या उनका स्टॉक ऑफ मनी ही मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सब पार्ट है M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्या होता है? तो M1 जो होता है वो इक्वल होता है करेंसी के, जो इंक्लूड करती है नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स एंड द सप्लायर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम मनी सप्लाई में हमेशा हम पीपल के मनी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपोनेंट अदर डिपॉजिट्स, जैसे डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये आपके आ गए कंपोनेंट। सप्लायर्स की बात करें तो सप्लायर्स कौन हो गए? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड दी कमर्शियल बैंक्स। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो टर्म डिपॉजिट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे RD हो गई आपकी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने RD अपनी खुलवा दी और उसको आप बीच में ही, जब तक उसका टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता है, अगर आप बीच में उसको विड्रॉ करते हो तो आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट्स क्या होगा कि आप
बिना कमर्शियल बैंक्स के से पूछे आपको जब भी अगर आपको अपना पैसा विड्रॉ करवाना हो तो आप विड्रॉ करवा सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाता है चेक्स। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको बताना है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं विद द कमर्शियल बैंक, तो वाई दीज डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट ये है कि आपको बताना है डू मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्लूड ओनली नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहलाता है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास वो मनी सप्लाई का पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो डिमांड डिपॉजिट्स एक चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं और इक्विवेलेंट होते हैं नोट्स एंड कॉइन्स के। ठीक है, इसका नेक्स्ट सब पार्ट ये आ जाता है जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो इंक्लूड करती है नोट्स एंड कॉइन्स विद द पीपल एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वो ये है कि आपको एनालाइज करना है स्टेटमेंट मनी कैन बी विड्रॉन एज एंड व्हेन नीडेड बाय द डिपॉजिटर्स इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। सो वो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो मनी हमारा फिक्स्ड हो जाता है तो हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका सब पार्ट आ जाता है हु इज़ द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया। सो द आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंसिपल सप्लायर होता है। Now your next question is why gross demand deposits are not part of money supply while net domestic products जो होते हैं डिपॉजिट्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं मनी सप्लाई का। सो इसलिए इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स है वो इंक्लूड करते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स वेयर एज नेट डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। और जो सेकेंड रीज़न आ जाता है वो ये है इंटर बैंकिंग क्लेम्स जो होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स जो पीपल के डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं पब्लिक के उसका पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पार्ट नहीं होते हैं जबकि नेट डिपॉजिट्स होते हैं। Now in your next question you have to explain the commercial banks and its two primary functions। तो commercial banks वो financial institutes होते हैं जो public से या people से deposits accept करते हैं और investment या consumption purpose के लिए उसी पैसे का use करके loan grant करते हैं। ठीक है, इसके दो primary function क्या हो गए? acceptance of deposits and advancing of loans। next question आ जाता है आपको बताना है credit multiplier, primary deposits and secondary deposits। तो credit multiplier जो होता है वो reciprocal होता है CRR का, cash reserve ratio का, इसीलिए हम इसको लिखते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय CRR। अगर फॉर एग्जांपल आपका CRR 5% है तो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा 1 डिवाइडेड बाय 5% विच विल बी इक्विवेलेंट टू 20। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स मतलब वो कैश डिपॉजिट्स होते हैं जहाँ पर जो पब्लिक है वो आकर डिपॉजिट करती है अपने पैसे को कमर्शियल बैंक्स में। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स कौन से हो गए? जब वो वाला जो प्राइमरी डिपॉजिट जब कमर्शियल बैंक कस्टमर को एज अ लोन प्रोवाइड करती है तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स को। Now in your next question you have to say true and false। ये स्टेटमेंट है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। सो आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स और इसका सेकंड सब पार्ट है कि आपको ऐसी कंडीशन बतानी है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहला सकता है। तो आंसर विल बी फॉल्स। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल LIC का ले लेते हैं। LIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है लेकिन वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन आ जाती है अगर वो जो इंस्टीट्यूट है अगर वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम द पब्लिक, एंड सेकंड कंडीशन आ जाती है अगर इट ऑफर्स द लोन्स टू द पब्लिक, तो उस केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल बिकम बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद द रीजन। इसका पहला पार्ट आ जाता है लोन्स ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर अ पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। आंसर विल बी फॉल्स बिकॉज लोन्स ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ the commercial banks। next आ जाता है higher cash deposit ratio implies higher credit creation capacity of the commercial banks। answer will be true, yes, higher cash deposit ratio would lead to higher cash reserves of the commercial banks which imply higher credit creation capacity of the commercial banks। next है both primary and secondary deposits are demand deposits। answer is true, both are demand deposits because these can be withdrawn on demand by writing the check anytime and anywhere। next question आ जाता है CRR and SLR are two components of LRR। answer will be false, ये LRR के नहीं है, components नहीं है। these are the two variants of LRR not the components। ठीक है, ये add होते हैं to find LRR। next आ जाता है total demand deposits of the commercial banks is equal to the difference between the primary deposits and secondary deposits of the commercial banks। answer will be false, total demand deposits of the commercial bank is equal to the sum total of primary deposits and secondary deposits of the commercial banks।
नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। इसमें नंबर फर्स्ट आपका आ जाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है कंट्री का जो कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एज वेल एज फ्लो ऑफ क्रेडिट इन दी इकोनॉमी के विद इन में, ठीक है, ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी इकोनॉमी में मेंटेन रहे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें बैंक रेट। सो बैंक रेट वो रेट होता है जो सेंट्रल बैंक ऑफर करता है कमर्शियल बैंक्स को बाय डिस्काउंटिंग दी सिक्योरिटीज़, ठीक है, और इसी वजह से इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटीज़ है वो डिस्काउंटेड करी जाती हैं बाय दी सेंट्रल बैंक ताकि वो इजीली कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड कर सके। प्लस एक चीज़ और, ये कोई भी कोलेट्रल इंक्लूड नहीं करता है, इसमें सिर्फ सिक्योरिटीज़ की डिस्काउंटिंग होती है। नेक्स्ट कम्स योर रेपो रेट। तो इसकी फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट। जब भी कभी कमर्शियल बैंक्स के पास स्केर्सिटी हो जाती है फ़ंड्स की तो वो आरबीआई के पास जाता है फ़ंड्स बोरो करने। तो ये वो रेट है जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिस रेट पर आरबीआई लेंड करती है मनी कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, तो वो रेट हमारा हो जाता है रेपो रेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। ये उसका अपोजिट हो जाता है रेपो रेट का, जहाँ पर जो आरबीआई है वो फंड्स बोरो करती है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी। मतलब रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स बोरो करता है आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बोरो करती है कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट इज़ योर कैश रिजर्व रेशियो। तो ये वो रेशियो है जो फिक्स्ड करा जाता है बाय द आरबीआई, जहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कुछ परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये वो रेशियो है जहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको डेली बेसिस पर इतना परसेंटेज या इतना रेशियो अपने पास लिक्विड एसेट की फॉर्म में मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट इज़ योर लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये सीआरआर और एसएलआर दोनों को इंक्लूड करता है, और ये रेशियो इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, जहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव टू मेंटेन द परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, मतलब उनको सीआरआर भी मेंटेन करना पड़ता है और एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ता है इन अ लीगल वे, लीगली। नेक्स्ट इज़ योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन होता है, एक्टिविटी होती है, इज़ मेनली अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो भी सेल एंड परचेज होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होता है एंड समटाइम्स कमर्शियल पेपर्स का भी होता है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के थ्रू, और इसका मेन पर्पस होता है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। नेक्स्ट इज़ योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये रेफ़र करता है डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, जिसको हम कोलेट्रल भी बोलते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, ठीक है। ये बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल एक टेक्निक है विच इज़ बीन अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो मॉर्टगेज करता है अपने हाउस को एज अ कोलेट्रल ऑफ फॉर वर्थ ₹1 करोड़ विद द बैंक, ठीक है, और उसको लोन चाहिए होता है 80 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना आ गया? 20 लाख रुपीज़ आ गया। मतलब समझ रहे हैं कि हमने जो वैल्यू रखी है सिक्योरिटी की, ठीक है, उसको जब हम माइनस करेंगे अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द लोन द बैंक इज़ ग्रांटिंग टू अस विच इज़ 80 लाख, तो उसका जो डिफरेंस आएगा उस अमाउंट का, उसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। Now your next question is why central bank is the bankers bank and currency authority, ठीक है। तो बैंकर्स बैंक इसलिए होता है क्योंकि सारे जो बैंक कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक की ही गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और ये करेंसी अथॉरिटी इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी है कि वो नोट को इशू कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु ऑफर लोन्स टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और द ट्रेजरी बिल्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज open market operations are meant to increase or decrease the money supply of money in the economy. You have to explain this. तो yes, open market operations की वजह से increase और decrease होती है money supply। ऐसा इसलिए कि जब securities purchase करी जाती है तो supply of money increase हो जाती है, और जब securities sold करी जाती है by the RBI तो उस केस में supply of money decrease हो जाती है। next question है qualitative instruments जो हैं ये control करते हैं the flow of credit to select sectors of the economy. You have to explain this with reasons,
सो द आंसर इज़ येस। क्यों? क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं द फ्लो ऑफ क्रेडिट, इनका जो बेसिस होता है वो होता है इशूइंग द एडवाइजरीज टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, मतलब ये लोग पॉलिसी रेट्स या रेशियोज़ के बेसिस पर कंट्रोल नहीं करते हैं फ्लो ऑफ क्रेडिट, बल्कि कमर्शियल बैंक्स को ये लोग इशू करते रहते हैं अपनी एडवाइजरीज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट। Now your next question is if reverse repo rate is 4% then repo rate will be higher than this, why? तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रखा जाता है रेपो रेट से। मतलब अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब ये है जो लेंडिंग रेट है वो हमेशा हायर होता है देन दी बोरिंग रेट बाय द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन वाई रेपो रेट इज़ इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज़ करा जाता है, क्योंकि अगर रेपो रेट इंक्रीज़ हो गया तो मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्लो है क्रेडिट का वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वाई सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये इसलिए होता है कि जब अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है तो जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में या जो परचेजिंग पावर होती है मनी मार्केट की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक्स के पास कैश रिजर्व्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, वो भी स्क्वीज्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है और मनी सप्लाई भी मार्केट में कम होने लगता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन मनी एंड नियर मनी। तो मनी रेफर करता है नोट्स एंड कॉइन्स या चेक्स जो कॉमनली एक्सेप्टेड किए जाते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और नियर मनी वो मनी होता है या वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे किसान विकास पत्र जो कभी कभार यूज़ होते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है हाउ इज़ क्वान्टिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल होती है ये इसमें क्या होता है जो क्रेडिट कंट्रोल होता है वो सारे सेक्टर्स का होता है, किसी भी सेक्टर में डिफ्रेंसिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हर सेक्टर में एक क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है इन टेक्निक्स को यूज़ करके। और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पर ही अप्लाई होती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स पे। मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है अमंग दी वेरियस प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स के बीच में। नाउ इन योर लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन दी वेरियस फंक्शंस ऑफ दी बैंक। तो नंबर फर्स्ट आ जाता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन जिसमें आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन, नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट बैंक्स फंक्शन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं पूरा चैप्टर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी query, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.